माइग्रेशन में आपका टू मेनली मोड होता है। एक होता है इन प्लेस माइग्रेशन और साइड बाय साइड माइग्रेशन। तो इन प्लेस माइग्रेशन में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और आपका क्या फाइनली स्टेप्स आपका इन्वॉल्व है बेसिकली। तो जब भी माइग्रेशन की बात करते हैं तो ऐसे माइग्रेशन टर्म से ये आता है कि एक टारगेट से दूसरे, मतलब एक सोर्स से दूसरे टारगेट पे डेटा को मूवमेंट करवाना, या जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन को मूवमेंट करवाना, ये माइग्रेशन का पार्ट होता है। इन प्लेस अगर देखा जाए, ये माइग्रेशन नहीं है, मैं इसको वर्ड को चेंज करता हूँ, इन प्लेस अपग्रेड होता है बेसिकली। तो आप देखे होंगे कि इन प्लेस, सपोज कीजिए आपके पास जैसे कोई भी बंदा काम कर रहा है, तो एक ही सीक्वल सर्वर आपकी कंपनी में, इंडस्ट्रीज में होता नहीं है। मल्टीपल सीक्वल सर्वर चलते रहता है। सपोज कीजिए आपके पास 100 सर्वर है, तो 100 पे एक ही 2022 या 2025 तो होगा नहीं। हो सकता है कि कुछ सर्वर पे आपका 2019 होगा, किसी पे 2017 होगा, किसी पे 2016 होगा। ये होने का रीजन क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है तो किसी कंपेटेबिलिटी लेवल पे, कंपेटेबिलिटी पे वो डेवलप्ड होता है। सपोज कीजिए कुछ ऐसा फीचर है आपके 2022 में, जैसे कि जब भी मैं अब 22 में जाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि कुछ डीएलएल या डॉट नेट के एप्लीकेशन या जो भी आपका पीएचपी की एप्लीकेशन के एंड पे कुछ काम करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, या डेवलपर ये सोचते हैं कि इसको माइग्रेट नहीं करते, उसको उसी सर्वर में चलने देते हैं। तो उस केस में आपके मल्टीपल सीक्वल सर्वर वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप सपोज कीजिए कि मेरे पास छोटा सा अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कंपनी में 10 सर्वर है और 10 प्रोडक्शन सर्वर है। मैं एक ए, जो आपका नेक्स्ट सर्वर है मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो कंपनी कहती है नहीं, ये काम करो, हम डाउन टाइम क्लाइंट से ले लेते हैं, और ये काम करो, उस सर्वर को 2019 से 2022 में इसको अपग्रेड कर दो, जिसको बोलते हैं इन प्लेस अपग्रेड। अब उसमें क्या है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनल कोई सर्वर नहीं है, तो उसी सर्वर को, सेम सर्वर को अपग्रेड करना चाहते हैं 2019 से 2022 में। लेकिन जब भी इन प्लेस अपग्रेड करते हैं तो क्या होता है कि इन प्लेस का मतलब वही सेम प्लेस पे आपका अपग्रेड किया जाता है। तो जब भी अपग्रेड करेंगे, और आपको बाय चांस में कह रहा हूं कि आपने कोई टेस्टिंग किया नहीं, आपके पास एक ही सर्वर है, तो जब भी अपग्रेड करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सर्वर तो आप अपग्रेड किए, और बाद में फाइनली ये पता लगा आप अपग्रेडेशन कंप्लीशन के बाद कि आपका एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। तो फाइनली एक सिक्योरिटी, मतलब अनसिक्योर है, कि जब भी आप इन प्लेस अपग्रेड कर दिया और फाइनल में आपका एप्लीकेशन नहीं चला, एक एप्लीकेशन का एक फंक्शन नहीं चला, मॉड्यूल नहीं चला, या कोई यूज केस नहीं चला, तो फिर से आपको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। और सपोज कीजिए कि अपग्रेड हुआ, अपग्रेड होने के बाद सर्वर जो हुआ 2019 से आपने 22 में अपग्रेड किया, और इन बिटवीन माय अपग्रेडेशन आपका सर्वर रीस्टार्ट हो गया। हो सकता है कि ड्यू टू आपका जो भी आपका लाइट फेलियर हुआ, पावर फेलियर हुआ, और उसमें सर्वर आपका रीस्टार्ट हो गया। तो क्या होगा, आपका जो सर्वर होगा फाइनली 2019 में भी नहीं होगा, और 2000 आपकी 22 में भी नहीं होगा, यानी हाफ कुक आपके पास एनवायरनमेंट होगा। ना आपका सर्वर 2022 में जाके एप्लीकेशन चलने में एलिजिबल होगा, या ना 2019 से एलिजिबल होगा। तो फाइनली आपका सर्विस डाउन होगा और एप्लीकेशन आपका नहीं काम करेगा। तो इन प्लेस अपग्रेड का यही आपका डिसएडवांटेज मेनली है। ओके। लेकिन गेन भी ये है, आप सपोज कीजिए कि मेरे पास, मैं अलग सर्वर लूंगा तो हमें पे करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि आप, जो आपका साइड बाय साइड माइग्रेशन की बात करता हूं, तो मैं साइड में क्या करूंगा, एक सर्वर लगाऊंगा सेम कॉन्फ़िगरेशन का, जिस कॉन्फ़िगरेशन पे आपका करंट आपका एनवायरनमेंट चल रहा है। अब एक पे आपका 2019, और एक नया जो सर्वर मुझे मिला उस पे 2000 में डालूंगा 22।
और वन बाय वन जितने भी इन्वेंट्री आपके प्राइमरी से जो आपका ओल्ड सर्वर पे होंगे 2019 पे, उस सारे इन्वेंट्री को वन बाय वन हम माइग्रेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर बाय चांस मेरा सर्वर आपने टेस्टिंग किया और माइग्रेशन कर लिया, सारा डेटा माइग्रेशन, लॉगिन माइग्रेशन, एवरी जॉब माइग्रेशन, आपने सब कुछ कर दिया, तो जब भी आपने माइग्रेट किया और उसके बाद पता लगता है कि माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद फेल हो गया, सपोज कीजिए साइड बाय साइड माइग्रेशन, तो आप एप्लीकेशन को क्या करेंगे, फिर से पॉइंट कर देंगे आपके पुराने वाले सर्वर पे, यानी कि आपका एप्लीकेशन रनिंग होगा, जो भी आपका टेस्टिंग वाला मैकेनिज्म होगा वो काम नहीं करेगा। तो साइड बाय साइड माइग्रेशन से गेन ये है कि आपका डाउन नहीं होगा सर्वर। ओके, आपका एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। आप अगर बाय चांस अगर माइग्रेशन होने के बाद आपका सर्वर अगर फेलियर भी होता है तो फटाफट आप रीपॉइंट कर देंगे आपके पुराने वाले सर्वर पे, तो एप्लीकेशन चलता रहेगा, और जो इशू आएगा आया होगा उस इशू को आपको फिक्स करेंगे, और नेक्स्ट इटरेशन में, नेक्स्ट टाइम में फिर से आप साइड बाय साइड माइग्रेशन कंप्लीट करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इन प्लेस और साइड बाय साइड माइग्रेशन कि फाइनली क्या होता है। यस सर। तो इन प्लेस माइग्रेशन के लिए जैसे मैं आपको बात करूं, मेरे पास डंप है क्या, सपोज कीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो की ओर चलता हूं अपग्रेडेशन के लिए। तो मेरे पास है क्या डंप, को डंप मुझे चाहिए, और जिसे मैं अपग्रेड के लिए, अब अपग्रेड तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा कि 2022 का ही मेरे पास डंप होगा। मैं सॉफ्टवेयर देखता हूँ। ओके, ये आपका है, ये कौन सा वर्चुअल बॉक्स है। ओके, ये काम करते हैं फटाफट, मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को। MS SQL सर्वर 2025 आपका लॉन्च हुआ है क्या। अभी आपका 2022 अवेलेबल है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कि मैं इसको ही 2022 और मेरा एग्जिस्टिंग जो सर्वर है 2019 है, ये अज्यूम करता हूँ। ये डाउनलोड पे गया मैं और इसको यस करता हूँ, जिससे आपका डंप डाउनलोड करने का टारगेट। ओके, इसमें आपको जैसे कस्टम में मैं गया। ओके, ओके, इसको मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ। ऐसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा नहीं फाइनल, MS SQL पे जाता हूँ। ओके करता हूँ इंस्टॉल। ओ माय गॉड, वो डाउनलोड पहले लेगा एंड देन आपका कंप्लीट होगा। मेरे पास डम नहीं है, फिर से ये डाउनलोड हो रहा है। किसी के पास डम पड़ा हुआ है क्या, उस डम के थ्रू हम जा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम लग जाएगा, हो सकता है 2-4 मिनट। आपके पास आंसू कौन सा सर्वर चल रहा है, सीक्वल के सर्वर्स, सर 22 ही है मेरे पास। और पुराना कोई सर्वर चल रहा है क्या। नहीं सर, अभी तो नहीं। क्योंकि फाइनली क्या होगा कि जब भी आप अपग्रेड करने के लिए जाएंगे, तो जैसे कि डाउनग्रेड, अगर डाउन एनवायरनमेंट होगा जैसे 19 या 16, तो उसे अपग्रेड कर सकते हैं। अब सेम सर्वर में आप मतलब कि फीचर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैंने अपग्रेड, तो अपग्रेड फाइनली ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि सेम ही सर्वर तो कोई इशू आने का चांस ही नहीं है। तो आपको क्या करना, जैसे आपको इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं ना, तो इंस्टॉल करने के लिए आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंस को आप सेलेक्ट करते हैं। ओके, वैसे पार्टिकुलर इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे और वहां पे अपग्रेड के लिए हम जाएंगे। मैं ये काम करता हूँ,
आपका ऑनलाइन देखता हूँ कि क्या मटेरियल है, और उसके थ्रू हम जा सकते हैं। सर लोअर वर्जन वाला चाहिए जैसे 2019 का। नहीं नहीं, मेरे पास देखिए, कभी भी अपग्रेडेशन तो लोअर से अपर में होता है, अपर से लोअर में जी। नहीं होता, डाउनग्रेडेशन नहीं होता है। रुकिए, अपग्रेडेशन स्टेप्स मैं उसको बोलता हूँ कि क्या कर रहा है। और एक स्टेप्स मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके, आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन, चैट जीपीटी ओपन हुआ है। जब भी यस सर। अपग्रेडेशन के लिए प्रिपरेशन करना है, तो एक यहाँ पे सेफ्टी के लिए आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा कि जैसे अपग्रेड करने जा रहे हैं, और सपोज कीजिए कि जो मैंने सिचुएशन किया कि फेलियर हो गया, सर्वर आपका अवेलेबल नहीं हुआ, पावर फेलियर मिड में आपका सर्वर न 2019 में रहा न 2022 में गया। तो पहले टारगेट ये करेंगे एज अ प्रैक्टिकली, आपको क्या करना है कि बैकअप करेंगे जितने भी डेटाबेसेस है। इसलिए करेंगे कि कल के डेट में आपका सर्वर लॉस भी हो जाए तो आप कम से कम एटलीस्ट जो भी आपका डेटा है उसको रिकवर कर पाए और नया सर्वर आप बना पाए। ओके, तो फाइनली आप क्या करेंगे, पहला स्टेप इसने एक्सप्लेन किया, बैकअप ऑल द डेटाबेस बिफोर प्रोसीडिंग टू क्रूशियल बैकअप ऑल द डेटाबेस इंक्लूडिंग सिस्टम डेटाबेसेस। ये कह रहा है कि इसलिए आपको सारे डेटाबेस का बैकअप लेना है कि कल के डेट में लॉगिन कैसे आप लेके आएंगे। तो आपका मास्टर डेटाबेस या जो आप कैसे लेके आएंगे, मॉडल कैसे लेके आएंगे। तो कह रहा है कि ऑल डेटाबेस यू हैव टू टेक अ बैकअप बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द अपग्रेड्स। ओके, आपको वर्जन आपको पता लग जाएगा एट द रेट वर्जन से कि कौन सी वर्जन है। उसके बाद उसकी कंपेटेबिलिटी, ये देखिए क्या है, प्री रिक्विजाइट है। बेसिकली जब भी आप अपग्रेडेशन करेंगे तो पहला काम है कि बैकअप ऑल दी डेटाबेसेस। दूसरा, हर डेटाबेस का कंपेटेबिलिटी आपको नोट करना पड़ेगा कि अभी अब सपोज कीजिए उस बैकअप की कंपेटेबिलिटी कौन सी चल रही है। ओके, तो उस कंपेटेबिलिटी को नोट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आपका सर्वर बनेगा तो उसमें कंपेटेबिलिटी आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो चेक कंपेटेबिलिटी लेकर लेवल, उसके बाद जो भी फीचर आप कौन कौन से ट्रेस फ्लैग आपका ऑन है ऑफ है वो सारे आप बैकअप ले लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए कि कोई अब डेडलॉक का ट्रेस फ्लैग आपका एडेड है, हो सकता है लॉग इन फेलियर का ट्रेस फ्लैग एडेड है। तो आप क्या करेंगे, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आप पहले कैप्चर कर लेंगे तो जो भी आपका नेक्स्ट सर्वर अपग्रेड होने वाला सेम इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, आप कह रहा सर है वो कि कैसे करेंगे सर इसके, जो फ्लैक्स वगैरह का ये, हैं? क्या क्या क्या? जो ये सर आप बता रहे हो ना, डीबीसीसी। हाँ, ओके। अब एक काम करते हैं, मैं आपको स्टेप से प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। आप सपोज कीजिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपके पास SQL सर्वर होगा, जो भी पुराना वाला। ओके, यस। अब कंपेटेबिलिटी के लिए आपको पता है कि बस जो आपका कंपेटेबिलिटी, आप राइट क्लिक करके डेटाबेस के प्रॉपर्टीज में भी जाके देख सकते हैं, या कंपेटेबिलिटी उसका लिस्ट लाने के लिए डायरेक्टली ये आपका कमांड दिया है ना, डाटाबेस में कंपेटेबिलिटी करके होता है। मैं ये काम करता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। तब तक हमारा इंस्टॉलेशन हो सकता है कि डाउनलोड भी कंप्लीट हो जाएगा। डेटाबेस में कंपेटेबिलिटी लेवल है, वहां से चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे बात किया कि कौन सा ट्रेस फ्लैग ऑन है, तो यहाँ पे जैसे कि ट्रेस फ्लैग आपके स्टार्टअप पैरामीटर में देंगे, तो जो जो ट्रेस फ्लैग ऑन है आपको ऐड करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐड कर दिया T1222, सपोज कीजिए ये एडेड ट्रेस फ्लैग है, तो यहाँ पे आपको जब भी आप देखेंगे
ओके। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करेंगे तो ये आपका जो भी एडिशनल आपका एड्रेस फ्लैग है यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी, ये आपको पता है। ओके। मान लीजिए इस पे प्रॉपर्टी पे गया मैं, और इसके स्टार्टअप पैरामीटर में देखेंगे तो ये ट्रेस फ्लैग आपका एडेड है। तो जो भी ट्रेस फ्लैग एडेड होगा यहाँ से आप उसका लिस्ट का इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। ओके। दूसरा, जब तक हमारा एसएसएमएस आपका खुल गया है। ओके। उसके बाद जा रहे हैं SQL सर्वर को कनेक्ट करने के, मतलब कंपेटेबिलिटी लेवल की लिस्टिंग आप विजार्ड से कैसे ले सकते हैं। ये डेटाबेस पे गए, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे ऑप्शन में जाके कंपेटेबिलिटी का डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके। ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डेटाबेस की लिस्टिंग में देखिए क्या लिखा है, कंपेटेबिलिटी 160, यानी कि ये जो डेटाबेस का कंपेटेबिलिटी आपका 160 ही है। अब 160 जो कंपेटेबिलिटी है वो ये है आपका 2022 का। अगर किसी और पे आपको जाना है तो अब आपको तो ये दिख रहा है कि मेरा सर्वर क्या है 2022 है, लेकिन कंपेटेबिलिटी इसका क्या है 2019 का है। तो ये कंपेटेबिलिटी का इंफॉर्मेशन आप सिस्ट और डेटाबेसेस से आप लेके आएंगे, या विजार्ड से यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके। अब इसको लिस्टिंग करने के लिए ओके मैं यहाँ पे गया और मैं कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगा कंपेटेबिलिटी का। यहाँ पे आप पहला कॉलम ले लीजिए, कंपेटेबिलिटी लेवल। ओके। और इसका डेटाबेस का नेम के लिए नेम ले लीजिए। आपका दो ही इंपॉर्टेंट है, तो दो इंपॉर्टेंट आप यहाँ से कैप्चर कर लीजिए। तो देखिए ये सबका कंपेटेबिलिटी आपका 2022 है, और इसका कंपेटेबिलिटी अभी हमने चेंज किया रिसेंटली, तो उसका आपका क्या है 150 है। देख रहे हैं। तो यहाँ से आप कैप्चर देखिए, ये इंफॉर्मेशन लेने का मतलब ये है कि कल के डेट में जब आप अपग्रेड गए और फेलियर हो गया, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो कल के डेट में आपके पास जाए बैकअप हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जॉब हो गया, सिस्टम डेटाबेसेस हो गया, तो ये क्या होगा, आप फ्रेश कम से कम सर्वर एटलीस्ट तो आप बना सकते हैं। इसके लिए सारे स्टेप कर रहे हैं। और मान लीजिए सब कुछ सक्सेस होगा, तब क्या होगा, तब तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हैं। ओके। तो जब अगर सक्सेस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सक्सेस फेलियर है तब ये सबके लिए इतना हम कहानी कह रहे हैं। ओके। इससे भी आपका, अब एक और भी बात है, यहां कह रहा है चेक डिप्री, अगर हाँ ये देखिए, ये मैं कुछ और ही सोच रहा था, ये आपका प्रोफाइल बना दिया ट्रेस फ्लैग, लेकिन ये कह रहा है कि 3604 कौन कौन सा फीचर आपका डेप्रिकेटेड हो गया, उसका लिस्टिंग बताने के लिए चेक द डेप्रिकेटेड फीचर, जो आपके मतलब कि ये फीचर अगर रिमूव हो गए तो इसका लिस्टिंग आप लेके आ सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या यहाँ पे जो हमारा क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लिया मीडिया, ये स्टेप हमने डन कर लिया, आई थिंक चल रहा है। उसका सेटअप करेंगे और चूज करेंगे आपके अपग्रेड सेटअप के अंदर से। अब चलते हैं हमारा कंप्लीट हुआ क्या। हाँ आ गया। ओके। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। इंस्टॉलेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका देखिए क्या है, अपग्रेड प्रीवियस वर्जन। अब एक देखिए सबसे बड़ा बात कि हमारे केस में तो दोनों का वर्जन आपको पता है कि जो 2022 है, रनिंग वर्जन भी आपके वही है। तो अपग्रेड प्रीवियस वर्जन पे हम जाते हैं, तो देखिए क्या हो। तो मैं नेक्स्ट करता हूं। तो देखिए यहाँ पे अपग्रेड्स का रूल है। बेसिकली क्या यहाँ पे कुछ ड्रास्टिकली आपको चेंज नहीं होगा कि सिम सब नो। देखिए इसमें अभी अपडेट खाली चेक हुआ, अपग्रेड का आगे हम चेक करते हैं बेसिकली। तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका सेम सर्वर है और सेम ही सर्वर पे आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ओके। एक और भी सबसे जो इंटरेस्टिंग, एज अ डीबीए आप काम करेंगे तो कंपनी में ये आपको काम बहुत मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है अपग्रेड SQL सर्वर 2022। तो ये नीचे भी आपका 22 है, ऊपर भी हम अपग्रेड भी 22 पे कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा है
कि जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट की डालेंगे, डेवलपर एडिशन हम लोग फ्री डालते हैं, लेकिन जब भी ये प्रोडक्ट की डालेंगे, यही सेटअप, सेम सेटअप आपका, अगर सपोज कीजिए पहले से आपका स्टैंडर्ड एडिशन है या वेब एडिशन है, आपको इंटरप्राइजेस में करना है, तो जो कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट की आप डालने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की से यही डम्प इंटरप्राइजेज के लिए काम करेगा, वेब एडिशन के लिए काम करेगा, स्टैंडर्ड एडिशन के लिए काम करेगा। ये सब के लिए इसका कोई अलग से कोई डंप आपके पास नहीं है, सेटअप फाइल नहीं है। क्लियर? तो आपको ये मतलब ध्यान देना है कि मतलब ऐसा नहीं कि डेवलपर, पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में आपके अलग अलग सीडी आती थी, इंटरप्राइजेज की अलग आती थी, डेवलपर का अलग आती थी, वेब एडिशन का अलग आती थी। लेकिन अभी ये डंप जो बंडल है ये पूरी कंप्लीट है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट की आपने डाला है, उस प्रोडक्ट की के बेस पे अगला आपको डिटेल आ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड एडिशन के लिए जा रहा है या वेब एडिशन के लिए जा रहा है। सर वो ऑटोमेटिक की डालते ही अपने आप वो एडिशन चेंज कर देता है उसमें एकदम उसका। 100%, एकदम 100%। सर ये की कंपनी की तरफ से मतलब मिलता होगा ना जो लाइसेंस हाँ का हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जो लाइसेंस परचेज करता होगा वो आपको की देगा बेसिकली। और जो की आप डालेंगे, ऐसा नहीं कि पहले हम बहुत लोग, किसी से अगर कोई ओल्ड डीबी है उनसे पूछेंगे, वो कहेगा कि सबका सीडी अलग अलग से होगा, सबका डंप अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। आप फ्री वाला डाउनलोड करो, उसमें आप जो भी प्रोडक्ट की डालेंगे, जो भी प्रोडक्ट की आपका मिला होगा जिस लाइसेंस के लिए, वो लाइसेंस आपका आगे एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन में आपको पता लग जाएगा कि ये स्टैंडर्ड इंस्टॉल हो रहा है, वेब इंस्टॉल हो रहा है, डेवलपर हो रहा है, या आपका इंटरप्राइजेज हो रहा है। ओके? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डालेंगे, जैसे हमारा तो फ्री है, तो फ्री पे जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे में तो मतलब आप देखिए कि उस केस में आपका कुछ फीचर हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि जो फीचर हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन जब भी आप देखेंगे तो जो जो फीचर होगा, आप वहां पे लिख के आगे 2019 का ये है, 2022 में ये फीचर एड ऑन्स है। ओके? देयर आर वन क्लिक। ओके? तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं है जो यहाँ लिस्टेड है, और इसके चक्कर में क्या कि ये जितने भी शेयर फीचर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप एक काम करेंगे, अगले डेमो के लिए हम एक काम करते हैं, मैक एनवायरनमेंट जो अपना वर्चुअल मशीन है ना, उस वर्चुअल मशीन को 2019 डालते हैं, और वो आपको अपग्रेड करके दिखाएंगे। लेकिन अपग्रेड के पहले पहला प्री रिक्विजाइट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप रेडी रखेंगे कि कभी भी अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना है सेफ्टी के लिए, कि अगर सर्वर आपका करप्ट हो जाए तो उसके लिए पहला काम है कि डेटाबेस का बैकअप लेना, जितने भी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है उसको कैप्चर करना, आपके सिस्टम डेटाबेस का बैकअप ले लेना, कि कल के डेट में अगर सर्वर आपका कंप्लीटली लॉस हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो उस केस में एटलीस्ट आप उस बैकअप से सारे डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं, सारे लॉगिन को रिकवर कर सकते हैं, सारे जॉब को रिकवर कर सकते हैं। पहले ये काम कीजिए, अपग्रेड और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ सेम है। क्या मेजर डिफरेंस है कि नए इंस्टॉलेशन के लिए न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं, अपग्रेड के लिए आप इंस्टेंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस इंस्टेंस को, आप मान लीजिए मेरे मशीन पे 3 इंस्टेंस है, और कौन से इंस्टेंस को आप अपग्रेड करना चाहते हैं 2022 में, तो आपको केवल इंस्टेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरी इंस्टेंस से अपग्रेड कर देगा। ओके? जैसे अपने केस में अगर सीक्वल सर्वर की अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 3 सर्विसेज है, 1 2 3। तो इंस्टेंस मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस इंस्टेंस को सिलेक्शन के बाद आपका वो अपग्रेड होगा। अपग्रेड फेलियर हो गया, जो आपका एक डिसएडवांटेज है कि अगर फेलियर होता है तो फिर से आप ना आपके पास सर्वर होगा, ओल्ड सीक्वल सर्वर या न्यू सीक्वल सर्वर, और उस केस में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सर बैकअप के साथ हमें जैसे जॉब्स वगैरह इनका भी लेना पड़ेगा नहीं बैकअप? नहीं नहीं नहीं, आपने जब एमएसडीबी का बैकअप बैकअप लिया, तो एमएसडीबी होल्ड करता है सारे जॉब का डिटेल, सारे जॉब की कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने कहा कि डेटाबेस मेल भी होता है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन, जो नोटिफिकेशन, जैसे हम्म। कोई जॉब फेल हो गया, बैकअप जॉब फेल हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जॉब आपका क्या करेगा कि नोटिफाई करेगा, तो उसका भी सेटअप, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपका एमएसडीबी के अंदर होगा।
जैसे आपने कहा कि लॉगिन का इंफॉर्मेशन, लिंक सर्वर का इंफॉर्मेशन सारे कहाँ पे होते हैं? मास्टर डेटाबेस में। हमने बात किया कि मास्टर जितने डेटा। भी सिस्टम डेटाबेस में जितने भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होती है, लॉगिन का डिटेल होती है, सारे वहां पे सेव होती है। तो आपने जब मास्टर डेटाबेस का ले लिया, सिस्टम डेटाबेस का मास्टर का बैकअप, तो आपको लॉगिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो रीस्टोर करते सारे लॉगिन आपको मिल जाएंगे। ओके। दूसरा, अगर लॉगिन एमएस यूजर सब उसी में आ जाएंगे सर? लॉगिन आ जाएंगे, यूजर हर डेटाबेस के अलग अलग यूजर होते हैं। अब जो आपने लॉगिन क्रिएट किया है, वो लॉगिन आप समझ लीजिए कि बिना यूजरलेस है, तो वो तो आपको लॉगिन मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो लेकिन अगर यूजर एक, उनके हमें बाद में बनाने पड़ेंगे माइग्रेशन के बाद? हाँ, ये आपको नहीं नहीं, जब भी आप रीस्टोर कर देंगे मास्टर डेटाबेस ना, तो ऑटोमेटिक वो सारे लॉगिन आपके क्रिएट हो जाएंगे। और डेटाबेस को रीस्टोर करने के बाद वो डेटाबेस में यूजर होते हैं, तो डेटाबेस यूजर भी आपके वहां से मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लॉगिन का इंफॉर्मेशन ये जो दिखा रहा हूँ, ये सारे जी लॉगिन के जो इंफॉर्मेशन होंगे, ये सिस्टम डेटाबेस मास्टर डेटाबेस के अंदर होंगे इसमें। ओके। अब दूसरा बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि डेटाबेस का इंफॉर्मेशन, जो यूजर की इंफॉर्मेशन, तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस के अंदर, ये सिक्योरिटी के अंदर, यूजर के अंदर आपका होता है यहाँ पे। तो जब भी इस डेटाबेस को रीस्टोर करेंगे तो यूजर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम होगा कि इस यूजर से, ये जो यूजर से इस लॉगिन का मैपिंग नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ऑर्फन यूजर। तो उस ऑर्फन यूजर को फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि मैपिंग करना पड़ेगा। ओके। तो ये सारे स्टेप्स आपको सर, फिर क्लिक। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये यूजर और इस डाटाबेस से, मतलब ये लॉगिन इस डाटाबेस के यूजर से क्रिएट करता, मतलब? ओके। जब भी आप ये काम करेंगे ना, आप ये सोचेंगे ये लॉगिन है और उस डेटाबेस से क्या रिलेटेड है, क्यों क्यों रिलेटेड है भी या नहीं है, कि एक्स हाँ आपने जी। लॉगिन बनाया और वाई से आपका यूजर क्रिएट किया बेसिकली, दोनों का अलग अलग है नेमिंग। क्योंकि माइग्रेशन के बाद तो सर हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने कौन सा किस टेबल से रिलेटेड है, कौन सा यूजर और ओके। किस लॉगिन से। देखिए, आपको ये मैपिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप सीक्वल का स्क्रिप्ट, मतलब कि मैं ये काम करूंगा, आपको दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि कंप्लीटली सीक्वल के स्क्रिप्ट से आप लॉगिन, उसका रोल्स, अब कल की डेट में हो सकता है यूजर भी ना हो, यूजर भी ड्रॉप हो जाए, तो यूजर कैसे वहां पे क्रिएट करेंगे विद द सेम रोल? अब सपोज कि 100 टेबल में आपका 5 टेबल पे रीड है, 5 पे राइट है, 5 पे एग्जीक्यूट है, तो उससे आपको, मतलब कि हम एक देंगे आपका सर्विस प्रिंसिपल का कमांड, जिस कमांड से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि किस लॉगिन के साथ कौन सा यूजर मैपिंग है। ओके। और क्या होता मेनली अगर देखा जाए, तो एनवायरनमेंट में लोग इस मैपिंग के इशू के लिए क्या करते हैं कि जब भी लॉगिन का नेम और आपका यूजर का नेम दोनों सेम रखते हैं, इसे बचने के लिए। तो जो भी लॉगिन आपके मास्टर डाटाबेस से आपका रिकवर होगा और हर डेटाबेस में आपका यूजर क्रिएट होगा, तो उस नाम से वो मैपिंग कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन रेयर केस होता है कि आपका लॉगिन एक्स है और यूजर आपका वाई है, तो आप कैसे करेंगे कि एक्स की वाई के साथ ही रिलेशन है या एक्स की जेड के साथ रिलेशन है? तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट देंगे। लेकिन एज अ डीबीए आप क्या करेंगे, आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि जो भी लॉगिन आप क्रिएट करेंगे, सेम नेम से ही यूजर क्रिएट करेंगे और उसका मैपिंग करेंगे। तो कल की डेट में आपको मैपिंग सीट एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जनरली अभी तक तो मुझे नहीं करना पड़ा है। तो नाम सेम होता है, तो ऑटोमेटिक हम क्या कर सकते हैं, उसी जो लॉगिन पड़ा है और उस नेम से। यहाँ पे देखिए, एक और भी बात बता दूं क्या करना पड़ता है। एक मैंने कमांड एसपी चेंज यूजर्स आपका लॉगिन्स, ये होता है कमांड। ओके। तो यहाँ पे होता है रिपोर्ट, जिसे पता लग जाता है कि कौन कौन से ओरफन यूजर है। ओके। यहीं पे होता है एक कमांड आपका ऑटो अंडरस्कोर फिक्स। ओके। तो ऑटो फिक्स जब भी आप करेंगे, और मैं यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि आंसू। ओके। तो आंसू का ऑटोमेटिक जिसकी मैपिंग होगी उसके साथ वो फिक्स करेगा मास्टर डेटाबेस के अंदर। मैं ये काम करता हूँ, उसको एक बार ऑटो फिक्स का कंप्लीट सिंटेक्स आपको दे देता हूँ। एसपी चेंज यूजर्स आपका लॉगिन्स विथ ऑटो
फिक्स। तो सर ओके। ये सारी क्वेरी सर मास्टर डेटाबेस के अंदर ही चलेगी ना? हाँ, आपको देखिए जब भी आप फिक्स कर रिपोर्ट, नहीं 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 नहीं, देखिए अगर आपका फिक्सिंग की बात है या रिपोर्टिंग की बात है तो उस डाटाबेस में चलेगी कौन सा यूजर आपका वो है, आपका ऑर्फन है। तो आप उस डेटाबेस में देखिए, ये आप उस डेटाबेस को यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ऑटो फिक्स मुझे आपको देना है, अपडेट ऑन है। ओके, हाँ ये देखिए, ये मेनली आपका ये कमांड है जो आपको थोड़ा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ किसकी मैपिंग होगी। ये देखिए, क्लियर। मैंने वही शायद लिखा था क्या, ये हाँ सिंगल कोट आपका मिस हो गया था, ये वाला। ओके। तो आपको क्या करना है, जिस डेटाबेस में जो यूजर और फन हो तो उसका रिपोर्ट देखने के लिए उस डेटाबेस में जाएंगे और यूज करेंगे, जैसे मैंने एडवेंचर वर्क में जाया। और वैसे ही ऑटो फिक्स अगर मैरी किया तो इस यूजर के साथ जो भी लॉगिन टाइप अप होगा उसके साथ फिक्स हो जाएगा, आपको कोई मैपिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके। अगर अलग से मैपिंग है तो उसके लिए कमांड होता है अपडेट ऑन, अपडेट करके अपडेट ऑन होता है शायद, कहाँ पे मैंने देखा था, ये देखिए, ये वाला है अपडेट ऑन वाला, बेसिकली अपडेट वन। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इस यूजर से इस लॉगिन की मैपिंग कर दिया, तो ये डिफरेंट है, जो आपकी कस्टमाइजेशन है। सपोज कीजिए आपके केस में एक्स यूजर और वाई के साथ आपका लिंकिंग है, लेकिन जब ऑटो फिक्स करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखा तो ये ऑटोमेटिक एक्स से वो लिंक हो जाएगा। क्लियर, आपका आंसर मिला। यस सर। तो ऑटो फिक्स में आपको मैपिंग बताने की जरूरत नहीं है, जो पुराना जो भी आपका लिंकेज है वो आपको पॉपुलेट करके आपको दे देगा। ये अकाउंट खुला है क्या? ठीक है। तो ये आपका ऑटो फिक्स की कहानी हो गई, लेकिन ये ऑटो फिक्स हमने क्यों किया, ये जितने भी काम आपको मैंने एक्सप्लेन किया, बैकअप लो, आपका मास्टर डेटाबेस को रीस्टोर करो और फन यूजर फिक्स करो, ये होता है साइड बाय साइड माइग्रेशन में। ओके। ये जर्नली साइड बाय साइड का सेकंड प्लान है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपकी अपग्रेड चल गया, सक्सेस हो गया, जर्नली आपका 90 प्लस परसेंटेज जो होता है आपका सक्सेस हो जाता है। तो ये जितने भी ड्रामा आपने बैकअप लिया, मास्टर डेटाबेस लिया, कंपेटेबिलिटी लिया, जो कुछ भी लिया, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके। लेकिन फेलियर हुआ तो साइड बाय साइड माइग्रेशन वाली प्लान पे आप काम करेंगे, क्योंकि आपने बैकअप ले चुके हैं सारे डेटाबेस का। तो उस सर्वर पे आपको क्या करना है, बैकअप आपको रीस्टोर करना है। ओके। और रीस्टोर करके आपको सारे स्टेप और फोन यूजर को फिक्स करना, सारे इशू को फिक्स करना है, कंपेटेबिलिटी चेंज करना है, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज। तो ये हुआ साइड बाय साइड का फिक्सिंग, जो आपने प्री रिक्विजाइट के अपग्रेडेशन में आपने किया था। ओके। चलिए, आप नेक्स्ट सेशन में तो भेजता सर हूं, भेजा नहीं हुआ, आई थिंक 1 मिनट के अंदर आपका खत्म हो जाएगा।